रूट वन था ये भारत से जाते थे पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाते थे अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से जाते थे ईरान, ईरान से जाते थे इराक, इराक से जाते थे टर्की, और यहाँ पे थी बास्फोरस की जल संधि। ये बास्फोरस की जल संधि थी जो कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती थी, और यहाँ पे था बास्फोरस की जल संधि के पश्चिम में था यूरोप। ठीक है, तो ये रूट वन था जिसके माध्यम से यूरोप और भारत आपस में संपर्क में थे। फिर बात करते हैं रूट टू के बारे में। तो रूट टू जो था वो ये जो यहाँ पे नीला नीला मैंने कलर कर दिया है, ये है अरब देश हैं ये। तो ये जो है रूट टू था जो कि अरबों के नियंत्रण में था, रूट टू। और ये रूट वन जो अभी मैंने बताया, भारत से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की और फिर यूरोप। तो ये दो रास्ते थे जिनके माध्यम से यूरोप और भारत आपस में संपर्क में थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से यूरोप को समुद्र के रास्ते भारत की खोज करनी पड़ी, या कह लीजिए समुद्र से रास्ता खोजने की ज़रूरत पड़ी ताकि भारत तक पहुंचा जा सके समुद्र के रास्ते के माध्यम से। तो देखिए 1453 से पहले की बात है, हमें इतिहास में थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। 1453 से पहले पूर्वी यूरोप में रोम साम्राज्य था। यह फिर टूट गया और दो भागों में बंट गया, पश्चिमी रोम साम्राज्य, पूर्वी रोम साम्राज्य। पश्चिमी रोम साम्राज्य की जो कैपिटल थी वह थी रोम, और पूर्वी रोम साम्राज्य की जो कैपिटल थी वह थी कुस्तुनतुनिया। और पूर्वी रोम साम्राज्य में जो साम्राज्य आया वह था बैजंतिया साम्राज्य, जिसकी कैपिटल क्या थी, कुस्तुनतुनिया। एक बार फिर से देखते हैं, 1453 से पहले पूर्वी यूरोप में एक साम्राज्य था, रोम साम्राज्य, जो कि दो भागों में किसी कारणवश टूट गया, पश्चिमी रोम साम्राज्य, पूर्वी रोम साम्राज्य। पश्चिमी रोम साम्राज्य के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी इसकी राजधानी जान लीजिए, इसकी राजधानी थी रोम। और पूर्वी रोम साम्राज्य में जो साम्राज्य आया वह था बैजंतिया साम्राज्य, और इसकी जो राजधानी थी वो थी कुस्तुनतुनिया। फिर 1453 में क्या हुआ, उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ टर्की में। ठीक है, 1453 ईस्वी में उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ टर्की में, और सिनेरियो कुछ चेंज होता है। सिनेरियो कैसे चेंज होता है उसको देखते हैं। ये थी बास्फोरस की जल संधि। ठीक है, बास्फोरस की जल संधि। ये इधर था काला सागर, इधर था मरमरा सागर, ये इधर था टर्की, और ये था यूरोप। और यहाँ पे जो साम्राज्य आया था पूर्वी रोम साम्राज्य, जहाँ जिसे बैजंतिया साम्राज्य भी कहते हैं, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी कुस्तुनतुनिया, जो यहाँ पे थी। तो ये जो उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ टर्की में, यह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता गया, और इसने क्या किया कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया, मतलब दोनों की लड़ाई हुई और कुस्तुनतुनिया पे इसने विजय हासिल कर ली उस्मानिया साम्राज्य ने। तो अब
क्या हुआ कि रूट वन जो था वहाँ पे, क्योंकि देखिए इधर से भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की और फिर अब ये कुस्तुनतुनिया भी टर्की के अधिकार में आ गया था। तो यहाँ पे जो उस्मानिया साम्राज्य था टर्की में, इसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। इधर से जो व्यापार होता था भारत और यूरोप के बीच में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण ये जो रूट था ये बंद हो गया, रूट 1। और रूट 2 क्या हुआ, जो कि अरबों के नियंत्रण में था। यहाँ भी अब जब अरबों को पता चल गया कि ये रास्ता बंद हो गया है, तो अरबों ने भी यहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ये रास्ता भी बंद होने की कगार पर पहुँच गया। अब हुआ ये कि 1453 से पहले तक सब ठीक चल रहा था, अभी हमने देखा। लेकिन 1453 में ये घटना हुई कि उस्मानिया साम्राज्य का उदय हुआ, टर्की साम्राज्य टर्की में, और उसने कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया और रूट 1 को बंद कर दिया। रूट 2 भी लगभग बंद सा हो गया। तो फिर हुआ ये कि आइए पहले ये समझ लेते हैं कि यूरोप के लोग 1453 के बाद क्यों भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने लगे थे। इसका कारण जानते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। जो पहला कारण है वो है, यूरोप एक ठंडा महाद्वीप है, जहाँ के लोग गर्मी प्राप्त करने के लिए मांस खाते हैं, और मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसाले, काली मिर्च, अदरक की डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। और जो इनका व्यापार करते थे भारत के एशिया से लाकर या भारत से लाकर, उनको बहुत ज़्यादा लाभ होता था। तो ये पहला कारण था कि यूरोप के लोग ठंडे महाद्वीप में रहते हैं, बात एक ही है। तो वहाँ गर्मी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो गर्मी प्राप्त करने के लिए, ताकि शरीर को गर्म रखा जा सके, वहाँ के लोग मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं। और मांस को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए मसाले, काली मिर्च, अदरक की आवश्यकता होती है। तो इनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, और जो व्यापारी इनका व्यापार करते थे उनको लाभ भी बहुत ज़्यादा होता था। तो यह कारण था कि 1453 के बाद, चूँकि रूट 1 और रूट 2 बंद हो गया, तो यूरोप के लोग एक नए मार्ग की तलाश में थे, समुद्र के रास्ते, ताकि भारत से व्यापार किया जा सके। दूसरा जो कारण था वह था क्या? दूसरा कारण था, देखिए अभी मैंने बताया कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। तो कुस्तुनतुनिया जो था वह एक धार्मिक केंद्र था, ईसाइयों का एक धार्मिक केंद्र था। और जब कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हुआ, तो यहाँ के जो विद्वान थे वे यहाँ से भागे और यूरोप में प्राचीन साहित्य को फैलाया। मतलब पूर्वी यूरोप की तरफ भागे, ग्रीस, इटली जैसे देशों में, और वहाँ पे प्रेस के माध्यम से यूरोप में प्राचीन साहित्य को फैलाया। जो अपने साथ लेकर भागे थे, उन साहित्यों को प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया। फिर हुआ ये कि यूरोप जो पहले प्राचीन काल में मानव केंद्रित था, अर्थात विज्ञान और तर्क का महत्व बहुत ज़्यादा था। मतलब मानव ये मानता था कि जो करना है मुझे करना है, और इसका श्रेय भी मुझे ही मिलेगा, क्रेडिट भी मुझे ही मिलेगा। तो यूरोप प्राचीन काल में मानव केंद्रित था। फिर ये धार्मिक
धार्मिक चीज़ों का वर्चस्व बढ़ता गया और समाज कैसा हो गया, ईश्वर केंद्रित हो गया यूरोप का साम्राज्य। लेकिन जब फिर 1453 ईस्वी के बाद मैंने अभी बताया कि ये जो हुआ कुस्तुनतुनिया पे उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हुआ, इसके बाद जो वहाँ के विद्वान थे वो वहाँ के साहित्य को लेकर अपने साथ भागे ग्रीस, इटली जैसे देशों में, और वहाँ प्रेस के माध्यम से पूरे यूरोप में प्राचीन साहित्य को फैलाया और उन साहित्यों को पढ़कर लोग जागरूक हुए और वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ और समाज फिर से मानव केंद्रित हो गया। मतलब वह तर्क करने लगे और विज्ञान को महत्व देने लगे और दूर दूर तक जाकर व्यापार का प्रयास करने लगते हैं और लाभ लेने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये क्वेश्चन भी उठाने लगते हैं कि अगर ईश्वर, देखिए ईश्वर केंद्रित समाज में क्या होता है, ईश्वर केंद्रित समाज में यह होता है कि जो कर रहा है वह ईश्वर कर रहा है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कर रहा है ईश्वर ही कर रहा है। इसलिए जब मानव को उसका क्रेडिट नहीं मिलता था तो उसने काम करना भी बंद कर दिया था, जिसके कारण उसकी सोच जो थी वो दब गई थी। तो ये ईश्वर केंद्रित समाज में हुआ था। लेकिन जब 1453 ईस्वी के बाद प्राचीन साहित्यों को पढ़ा लोगों ने, तो उन्हें फिर से विज्ञान और तर्क का जागरण हुआ और उन्होंने क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर दिया कि अगर ईश्वर ही जो कर रहा है करता है, सब कुछ ईश्वर ही करता है, तो उन्होंने कुस्तुनतुनिया जो कि एक धार्मिक केंद्र था वहाँ पर कुस्तुनतुनिया की रक्षा क्यों नहीं की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उठाने लगे और फिर से समाज मानव केंद्रित हो गया। मतलब जो करना है मुझे करना है और उसका क्रेडिट भी मुझे ही मिलेगा। तो ये दूसरा कारण था कि लोग दूर दूर तक व्यापार का प्रयास करने लगते हैं और लाभ लेने की कोशिश करते हैं और समुद्र के रास्ते नए नए देशों की खोज करने लगते हैं ताकि व्यापार कर सके और नई नई मशीनों का आविष्कार भी होने लगता है, क्योंकि समाज मानव केंद्रित जो हो गया था। और तीसरा जो कारण था वो था ईसाई धर्म का प्रचार। ठीक है, तीसरा कारण था ईसाई धर्म का प्रचार। इसके कारण भी यूरोप के लोगों ने भारत की खोज की समुद्र के रास्ते से। तो इसी क्रम में दो देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन ने सबसे पहले कोलंबस के नेतृत्व में एक अभियान भारत की खोज के लिए भेजा, लेकिन जानकारी के अभाव में उसने अमेरिका की खोज कर ली, मतलब अमेरिका पहुंच गया। और आगे हम जानते हैं कि क्या हुआ। वह यूरोप के लोगों ने अमेरिका में कब्जा कर लिया और 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ। फिर पुर्तगाल ने वहाँ का जो शासक था प्रिंस हेनरी, जिसे द नेविगेटर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक। समुद्री मार्गों में पथ प्रदर्शक ने प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका के पश्चिमी तट का मैप तैयार करवाया, कई अभियान भेजे इसके लिए उसने। और अफ्रीका के सबसे नीचे तट जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता था या केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता था, वहाँ तक जो प्रथम व्यक्ति आया था वह था बार्थोलोम्यू डियास, जो कि 1487 में आया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि 1497 में 4 जहाज लेकर वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। ठीक है, 1497 में 4 जहाज लेकर पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला और 1498 में भारत पहुंचा। तो इस प्रकार यूरोप और भारत आपस में जुड़ गए। वास्को डी गामा ने जोड़ दिया समुद्री मार्ग के रास्ते से
आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ कि इस प्रकार भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, ये हमने जाना। आगे क्या होता है कि कई कंपनियां भारत में आती हैं। उनमें से एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने अन्य सभी प्रतिद्वंदी कंपनियों को पछाड़कर भारत में एक छत्र शासन स्थापित कर लिया और भारत में राज किया। फिर कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली, यही हमारा सिलेबस है, यही हमारा सिलेबस है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं।